अगला आपका ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो आपके कहाँ होता है? किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के दोनों साइड के क्या रहता है? कौन सा ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि, या इंग्लिश में भी एड्रिनल ग्लैंड ही कहते हैं। ठीक है, इसमें दो भाग होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है, अब देखिए इसमें दो भाग होता है, कॉर्टेक्स और ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स, और नीचे वाले को मेडुला कहते हैं। दोनों का अलग अलग काम होता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? कौन होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो आपका ऊपर वाला एरिया है ये मेडुला से क्या होता है? ज्यादा फंक्शन करता है, ज्यादा वर्क करता है। ठीक है, और इसके द्वारा बहुत अच्छे अच्छे हार्मोन्स का स्रावन होता है। ठीक है, जो हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। तो सबसे पहला इसका ग्रंथि है इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन मतलब जो इरिथ्रोसाइट्स का निर्माण करता है। व्हाट इज इरिथ्रोसाइट्स? आरबीसी इज इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को क्या कहते हैं हम लोग? इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। तो बोन मेरो में जो आरबीसी का निर्माण हो रहा है वो किसके द्वारा? इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? इरिथ्रोपोएटिन। क्या नाम है इसका? पोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स छोड़ता है, जो हार्मोन्स क्या करता है? किसका निर्माण करता है? आरबीसी का। समझ में आ गया? ये किसका कहां स्रावित होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्रंथ हार्मोन छोड़ता है जिसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या पढ़ेंगे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। सबके पास नोट्स है लिखा हुआ है ना? फेयर सब में लिखा है। ठीक है, जिसका नहीं है वो किसी से कांटेक्ट करके ले लेगा। समझिए आप। तो ये है आपका अगला हार्मोन्स किसके द्वारा? कॉर्टेक्स। कौन सा कॉर्टेक्स? एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स भाग है। ये क्या करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नामक हार्मोन्स को छोड़ता है, जो हमारे बॉडी में पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा इत्यादि के डाइजेशन में काम करता है, पाचन में काम करता है। समझ में आ गया? ये करता है ना? कौन करता है ये? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। चलिए अगला बताओ क्या है? अगला कौन सा हार्मोन है? हैं? ये न है, पहले आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं उत्सर्जन तंत्र। पढ़े? वृक्क नलिका के बारे में जानते हैं? क्या होता है वृक्क नलिका? नेफ्रॉन को ही क्या कहते हैं हम लोग? वृक्क नलिका कहते हैं। उसमें बताए थे आप लोग को यूरिन का निर्माण कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। तो पहला जो होता है वो बोमेन्स कैप्सूल के द्वारा क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है, और सभी वेस्ट मटेरियल किस में आ जाते हैं? वृक्क नलिका के ट्यूब में आ जाते हैं। ठीक है, और बताए थे कि कभी कभी या हर समय प्रत्येक दिन उससे क्या होता है? अधिक मात्रा में आवश्यक पदार्थ भी फिल्टर कर देता है। अधिक मात्रा में जल का भी क्या होता है? फिल्टर कर देता है। तो क्या वो सभी पदार्थ यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देगा? नहीं निकालेगा, उसका पुनर्अवशोषण होगा। क्या होगा? जिसमें मुख्य रूप से जल और खनिज लवण का क्या होगा? पुनः अवशोषण होगा। तो उसके अवशोषण के लिए कौन सा एंजाइम्स या हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। बोलो कम सुनो ज्यादा।
मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। कौन सा हार्मोन्स? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ये हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? कॉर्टेक्स से। एड्रिनल के, एड्रिनल ग्रंथि के कौन से भाग? कौन सा ग्रंथि? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इसका काम है हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस रखना। क्या करना? जैसे अभी ठंड का मौसम है, हम लोग बहुत कम मात्रा में पानी पीते हैं ना, गर्मी के मौसम में इससे 3 गुना 4 गुना पानी पी लेते हैं। उसी को बचा के नहीं रखता है। तो आखिर हमारे बॉडी में अभी कम मात्रा में पानी दिया, लेकिन फिर भी बैलेंस क्यों है? कौन कर रहा है बैलेंस? ये क्या करता है? पुनर्अवशोषण इतना कर लेता है कि यूरिन का निर्माण बहुत कम होता है। इसी कारण इस मौसम में क्या होता है? यूरिनेशन हम लोग कम करते हैं, कम मात्रा में यूरिन त्याग करते हैं। गर्मी में पूरा लीटर का लीटर। समझ में आया? तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है? हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस यानी कि जल संतुलन का काम करता है। तीसरा हार्मोन्स है जो एड्रिनल के कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होता है, जिसका नाम है सेक्स हार्मोन। या हिंदी में कहते हैं लिंग हार्मोन। क्या कहते हैं? तो बताइए लिंग कितने प्रकार के? स्त्रीलिंग और लिंग। आखिर इन दोनों का पहचान अलग कैसे होगा बाहरी वातावरण से? जब तक दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा तब तक क्या होगा? तब तक दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, 10 वर्ष की अवस्था में या उससे 8 वर्ष की अवस्था में लड़का लड़की में कोई डिफरेंस रहता है? उसमें यदि जिस लड़का लड़की को मुंडन वाला बाल है तो बेटा है कि बेटी है, कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन आखिर दोनों में डिफरेंस कैसे होगा? दोनों का कुछ अलग अलग लक्षण दिखेंगे, दोनों का कुछ अलग अलग सिम्टम्स दिखेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं लैंगिक लक्षण। क्या कहते हैं? नर में अलग लैंगिक लक्षण होते हैं और पुरुष में और स्त्री में अलग अलग लैंगिक लक्षण। ठीक है, तो वो लक्षण कौन प्रकट करवाता है? लिंग हार्मोन्स का ही काम है कि मेल में कुछ अलग लक्षण दिखवाना और फीमेल में यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? मेल भी कभी कभी स्त्री का रूप धारण करके किसी को ठग लेता। समझिए, तो लिंग हार्मोन क्या करता है? एक लक्षण उत्पन्न करता है, दोनों में अलग अलग लक्षण उत्पन्न करता है, उस लक्षण को कहते हैं लैंगिक लक्षण। ठीक है, इसी कारण एक अवस्था के बाद लड़की की आवाज और लड़का का आवाज क्या होता है? कम से कम आवाज सुन के भी धोखा से बच सकता था ना, लेकिन बेचारा को वो भी नसीब नहीं हुआ, मतलब बोलने का भी मौका नहीं दिया। ठीक है, चलिए अब समझिए लैंगिक लक्षण अलग अलग होता है, नर में अलग और मादा में अलग। नर में जो लक्षण होता है उसको कहते हैं मेल सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या कहते हैं? नर लैंगिक लक्षण। समझिए, पहला नर लैंगिक लक्षण है उसका वॉइस पिच होना, मतलब मोटा होना। ठीक है, दूसरा लक्षण है फेशियल हेयर आना, फेस हेयर आना, उसके चेहरे पे क्या आना? बाल आना, दाढ़ी मूछ आना जिसको बोलते हैं। ठीक है, तीसरा लक्षण है कि उसका बॉडी का मसल्स थोड़ा डेवलप हो जाना, मतलब बाप को लगे कि मेरा बेटा क्या हो गया? ब्याह करने के लायक हो गया, जवान हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्या होता है? तुमको कौन लक्षण दिख रहा है? हाँ, तो वही तो बोले आवाज मोटा मतलब गला बढ़ जाना। ठीक है, तो ये लक्षण किसमें होता है? मेल में। अब आते हैं फीमेल में। फीमेल में सबसे पहला लक्षण है कि उसके चेहरे पर एक विशेष प्रकार का चमक आ जाना। क्या होना? हाँ, ऑयली फूड्स, मतलब उसका बिना चेहरा मेकअप का भी एकदम चमकीला लगने लगता है। ठीक है, बच्चा में कुछ भी रहे लेकिन हाँ चमक आ जाता है। दूसरा लक्षण है उसमें मासिक चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होना? स्टार्ट हो जाना। तीसरा है उसका मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट का डेवलप होना। चौथा है कि उसका आवाज और स्वीट होना जाना, मतलब स्वीट साउंड, मतलब जहरीला आवाज, फंसाने वाला आवाज होते हैं। ठीक है, और
चौथा है कि उसका कमर क्या होना, थोड़ा चौड़ा हो जाना। इसका रीजन क्या है, कमर का चौड़ा होना का रीजन क्या है? हाँ, क्योंकि वो अब आगे चल के यदि माँ बनेगी तो बच्चों को कैरी कैसे करेगी, उसका यूट्रस थोड़ा या उसका पेल्विक कमर थोड़ा मजबूत रहेगा तब ना वो बच्चों को ढो पाएगी 9 महीने तक। हाँ, तो ये लक्षण है किसका, फीमेल का। ठीक है, तो ये दोनों में अलग अलग लक्षण होते हैं और ये सभी लक्षण के रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, लिंग हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स, लिंग हार्मोन्स। चलिए अब हम लोग समझते हैं एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग से कौन कौन सा हार्मोन्स स्रावित होता है। जल्दी से बताओ कौन सा हार्मोन। पहला हार्मोन्स है इपिनेफ्रिन। ठीक है, पहला क्या है, ये कहां स्रावित होता है, एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग से। कौन सा भाग से, चलिए कभी कभी देखिए किसी इंसान को डर से पसीना उतर जाता है। कुणाल आज नहीं आया था, उसको एक दिन हम रोके थे, ठीक है, क्लास में बदमाशी किया था, ठीक है, उसको बोले यहाँ रुको तुम, उसको और कुछ नहीं बोले और हम कुछ बच्चे को पढ़ा रहे थे, पूरा उसका बॉडी कंपन होने लगा, पूरा शरीर से पसीना और आंख से भी मतलब कुछ कुछ सरा मोरा आंसू निकलने लगा। हम देखे तो हमको भी आश्चर्य लगा ऐसा क्यों हो गया, हमको लगा इसको बहुत ज्यादा डर, हम बोले जल्दी से निकलो तुम यहाँ से। ठीक है, तो ये हार्मोन्स जब किसी विशेष प्रकार का डर भय होता है तब ये हार्मोन स्रावित होता है। कब, जब किसी इंसान को डर हो जाता है, भय हो जाता है, तब कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसके कारण शरीर से पसीना निकलने लगता है। ठीक है, हाँ पहले माथा से ना, हाँ ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि शरीर में गुस्सा से ही पसीना आता है ना, तो गुस्सा जब होता है तब भी कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसके कारण क्या होता है, पसीना निकलता है। दूसरा है नॉर इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन इसका काम क्या बताओ, ये हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है, संतुलित रखता है, उसकी मात्रा को घटने या बढ़ने नहीं देता है। या जब हम लोग क्या करते हैं, अधिक मात्रा में चीनी खा लेते हैं ना, या मीठे पदार्थ खाते हैं, उसी से ग्लूकोज का निर्माण करता है और हमारे शरीर में क्या करता है, मेंटेन करता है। जरूर नहीं कि ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज ही खाएंगे, चीनी भी खा लीजिए, कोई मीठा पदार्थ खा लीजिए, आपके बॉडी में क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दो मुख्य हार्मोन कौन स्रावित करते हैं, इसी के साथ आप लोग का एड्रिनल ग्लैंड खत्म है। ठीक है, लास्ट है आप लोग का पेनक्रियाज, ये आपका पेनक्रियाज है। ठीक है, कौन, तो काटेंगे तभी ना उसे दिखाई देगा अंदर में कैसे हार्मोन्स निकलता है। ये कौन सा ग्रंथि है, हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्न्याशय ग्रंथि। हाँ जा, तो दूसरा ग्रंथि है पेनक्रिया, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्न्याशय ग्रंथि। ये आपके जहां अमाशय खत्म होता है और जहां छोटी आंत उसी स्थान पर ये कौन रहता है, पेनक्रियाज। और ये क्या करता है, एक विशेष प्रकार के क्या छोड़ता है, रस छोड़ता है, पीतरस नहीं, अग्न्याशयी रस। अग्न्याशय रस का क्या काम है बताओ, हाँ, अग्न्याशय से जो स्रावित हार्मोन्स है, ये क्या करता है, ये मुख्य रूप से इंसुलिन स्रावित करता है। कौन सा हार्मोन्स, उस बाइल जूस सॉरी उस पेनक्रिएटिक जूस में क्या रहता है, इंसुलिन रहता है। इसका भी काम है हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। ठीक है, यदि हम अधिक मात्रा में क्या किए, कोई मीठा पदार्थ खा लिए, तो इंसुलिन क्या करता है, उस मीठे पदार्थ को कन्वर्ट करके उसका एनर्जी बना देता है।
उसका क्या बना देता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए हमारे ब्लड में मात्र 10 ग्राम ग्लूकोज की आवश्यकता है। कितने ग्राम। हम खा लिए 100 ग्राम, 100 ग्राम मीठा पदार्थ या 100 ग्राम चीनी क्या किए, खा ली। तो शेष 90 ग्राम को वो क्या करेगा, उस ग्लूकोज को किसमें बदल देगा, कौन, इंसुलिन हार्मोन्स शेष सभी ग्लूकोज की मात्रा या मीठे पदार्थ की मात्रा को क्या करेगा, ऊर्जा में बदल देगा। ये काम कौन करता है, इंसुलिन। समझ में आया। आखिर यदि ये ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हमारे ब्लड में अब ग्लूकोज बढ़ेगा, चीनी की मात्रा बढ़ेगा हमारे शरीर में, कभी हमको डायबिटीज होगा, कभी भी डायबिटीज नहीं होगा। लेकिन फिर डायबिटीज होता कैसे है, हाँ, जब आपका पेनक्रियाज ग्लैंड इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावित करना बंद कर देता है, यह हार्मोन्स को स्रावित नहीं करता है, तब क्या करते हैं हम, जो भी मीठा पदार्थ खाते हैं वो सारा मीठा पदार्थ कहाँ चल जाता है, ब्लड में चल जाता है। कहाँ चल जाता है, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। ब्लड में क्या हुआ, चीनी की मात्रा। तो उसी पेशेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज पेशेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, या चीनी रोग कहते हैं, या शुगर कहते हैं। शुगर नहीं होता, सुअर होता है, ये है शुगर। समझ में आया। तो डायबिटीज पेशेंट किसको बोलेंगे, यदि जिसके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा, चीनी की मात्रा बढ़ गया, वो कौन सा पेशेंट है। आखिर क्या डायबिटीज पेशेंट को जीने का अधिकार नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, रहेगा। कैसे, कैसे, बाहर से इंसुलिन की मात्रा लेके क्या करेगा, तो बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन आता है। ठीक है, और आप बाहर से क्या कीजिए, प्रत्येक दिन इंसुलिन की मात्रा लीजिए, इंसुलिन का इंजेक्शन लीजिए, आप जिंदा रहिए। हाँ, मेडिसिन भी आता है, टेबलेट भी आता है। ठीक है, जो इंजेक्शन होता है उसको इस रीजन में लगाया जाता है, अमाशय के रस में नहीं, अमाशय के चर्बी में लगाया जाता है, कभी वो मसल्स में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इस इंजेक्शन को कहते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन, जो स्किन के लेयर में लिया जाता है, नहीं मांस में नहीं नस में, कहाँ, स्किन में। समझ में आया। तो ये किसका काम है, पेनक्रियाज ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन्स, जिसका नाम क्या है, इंसुलिन का। समझ में आया। चलिए अगला है आपका रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। अभी जस्ट बताए कि सबका क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड अलग होता है। मेल का रिप्रोडक्टिव ग्लैंड क्या है, मेल का मेन रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कौन है, टेस्टिस। कौन है, टेस्टिस। ये आपका टेस्टिस हो गया। आगे आप लोग दोबारा पढ़ेंगे जनन तंत्र में, इसके बाद आपका जनन तंत्र ही है ना, कल से आप लोग का जनन तंत्र हो जाएगा। तो ये है आपका टेस्टिस, यही क्या करता है, स्पर्म का निर्माण करता है, और इसके अलावे मेल सेक्स हार्मोन को स्रावित करता है। ठीक है, क्या करता है, मेल सेक्स हार्मोन्स को स्रावित करता है। समझ में आया। आप लोग इसे पहले ही बताए थे कि खस्सी और बोतू में क्या अंतर है। हाँ पागल, उसी को बोलते हैं। हाँ, जो खस्सी होता है उसमें क्या करता है, उसको बचपने में उसका पूरा सिस्टम में काट के हटा देता है, बेचारा कभी भी मेल फीमेल गॉड के संपर्क में, कभी वो जानता भी नहीं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। समझ में आया। तो बताओ ज्यादा गुस्सा बैल को आता है कि सांड को। बैल को तुम एक लाठी मार दो बिल्कुल शांत, कुछ नहीं करेगा तुम ना। सांड को एक बार बगल से सिर्फ गुजर जाना, कुछ मत करना, सिर्फ गुजर जाना बगल से। तो आखिर क्यों ऐसा होता है, क्योंकि
जो बैल है या जो खस्सी है, खस्सी बोलते हैं ना, उसका ये रिप्रोडक्टिव पूरा ग्लैंड उसका काट के निकाल दिया गया है, उसमें कोई हार्मोन्स का निर्माण नहीं होता है और उसमें स्पर्म का निर्माण भी नहीं होता है, नहीं मेल सेक्स का उसमें निर्माण होता है। तो मेल सेक्स जो होता है टेस्टोस्टेरोन, उसी के कारण गुस्सा आता है। यदि आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा क्या है, कम है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आपके बॉडी में क्या है, टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल सेक्स हार्मोन्स की मात्रा अधिक है, आपको अधिक गुस्सा आएगा। इसी कारण देखते हैं बोतू के शरीर से एक प्रकार का सेंट आता है, इतना महंगा इत्र है वो। तो वो क्या है, वो किसके कारण है, किसके कारण आता है, मेल सेक्स हार्मोन्स के कारण। क्या खस्सी के शरीर से आता है स्मेल? तो जब उसके बॉडी में उसका ब्लड का एनर्जी स्पर्म निर्माण में खर्च नहीं होता है, ताकि वो एनर्जी कहाँ खर्च होता है, खस्सी के मसल्स के डेवलपमेंट में। इसी कारण देखते हैं खस्सी का जो मसल्स होता है, चर्बी होता है, बहुत ज्यादा मोटा होता है और बहुत ज्यादा टेस्टी भी होता है, जो खाते हैं उसको पता होगा। हाँ, पूरा ऑयली रहता है। हल्ला नहीं करो, समझ में आया? तो यही रिप्रोडक्टिव ग्लैंड क्या करता है, मेल में मेल के जैसा कैरेक्टर लाता है। यदि ये ग्लैंड नहीं होगा, ठीक है, फीमेल में क्या होता है, इस प्रकार से इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और यहाँ 2 ओवरी होता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। ये है फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, अंडाशय। फीमेल में नसबंदी कराने के लिए फीमेल इसको कटवाती है जानबूझ के, ठीक है। वैसे नसबंदी इस ट्यूब को काटने से भी हो जाता है, लेकिन यदि ओवरी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर उसके दोनों ओवरी को काट के निकाल देता है, ठीक है। तब ऐसा नहीं कि वो फीमेल सुस्त हो जाती है, केवल उसमें अंडाणु का निर्माण होना बंद हो जाता है। वैसे फीमेल नेचुरली भी सुस्त ही रहता है सब दिन, ठीक है। तो उसमें केवल अंडाणु का निर्माण क्या होता है, बंद हो जाता है। वो कभी प्रेग्नेंट नहीं होता है, वो कभी माँ, या 2-4 माँ पहले बन गई तो आप क्या बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेल, ये हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, जनन ग्रंथियां, ठीक है। इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर से अलविदा लेते हैं। इसी के साथ आप लोग का ये चैप्टर द एंड हो गया।